मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। हम औद्योगिक क्रांति हम अमेरिका की क्रांति के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अमेरिका की क्रांति के कुछ कारणों का अध्ययन किया था। अब उसके आगे के कारणों का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। और अमेरिका की क्रांति के 5वें कारण के रूप में हम देखते हैं जॉर्ज तृतीय की प्रशासनिक नीति। इंग्लैंड का शासक जॉर्ज तृतीय 7 वर्षीय युद्ध के पश्चात युद्ध का खर्चा उपनिवेशों से वसूल करना चाहता था। वह उपनिवेशों को अपनी निजी संपत्ति समझता था। उसकी नीति का हाउस ऑफ लॉर्ड में विलियम पिट एवं हाउस ऑफ कॉमन्स में एडवर्ड बर्क ने विरोध किया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ग्रीनविले की मदद से उसने नए कानून पारित कर दिए। वो कानून थे विद्रोह अधिनियम। इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक उपनिवेश में ब्रिटिश सेनाएं तैनात करने का निर्णय लिया गया एवं यह निश्चित किया गया कि इन ब्रिटिश सैनिकों के रखरखाव का खर्चा उपनिवेशों से ही लिया जाएगा। दूसरा कानून जो उन्होंने पारित करवाया वो था स्टाम्प अधिनियम। इस अधिनियम के अनुसार अखबारों से लेकर सरकारी दस्तावेजों पर एक स्टाम्प या टिकट लगाना अनिवार्य किया गया। ये टिकट 20 शीलिंग तक की कीमत के लगाए जाते थे। इससे होने वाली आय को उपनिवेशों की सुरक्षा व उनके हितों के लिए खर्चा किया जाना निश्चित किया गया। स्टाम्प एक्ट द्वारा लगाया गया कर न्यूनतम था। स्टाम्प एक्ट का बुद्धिजीवियों, वकीलों, डॉक्टरों आदि ने कड़ा विरोध किया। इसका सर्वप्रथम विरोध वर्जीनिया में पैट्रिक हेनरी ने किया। उसके अनुसार कर लागू करने का अधिकार केवल प्रतिनिधि सभाओं को है। मैसाचुसेट्स में सैमुअल एडम्स ने भी स्टाम्प एक्ट का विरोध किया। उसके अनुसार ब्रिटिश सरकार उन्हें गुलाम बनाना चाहती है। उसने कहा कि यदि हमारी स्वतंत्रता चली गई तो इतिहास और सभ्यता हमें यह सिखाएंगे कि हमारी जनसंख्या में वृद्धि केवल दासों की जनसंख्या में वृद्धि होगी। स्टाम्प एक्ट का विरोध उपनिवेशों में आग की तरह फैल गया। सन्स ऑफ लिबर्टी एवं डॉटर ऑफ लिबर्टी के नाम से संस्थाएं बनी, जिन्हें आज़ादी के सपूतों की संस्थाएं कहते हैं। इस विरोध के कारण अक्टूबर 1765 में न्यूयॉर्क में स्टाम्प एक्ट कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें 9 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बोस्टन के लोकप्रिय वकील जेम्स ओटिस ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा इसी सम्मेलन में दिया। इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि जब तक स्टाम्प एक्ट रद्द नहीं किया जाता तब तक उपनिवेश इंग्लैंड को किसी भी वस्तु का आयात नहीं करेंगे। लंदन, ब्रिस्टल, लिवरपूल, मैनचेस्टर आदि के व्यापारियों ने सरकार पर दबाव डाला। इस दबाव में इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया और मार्च 1766 में ब्रिटिश सरकार ने स्टाम्प एक्ट रद्द कर दिया और यह उपनिवेशों की एक बड़ी नैतिक विजय थी। ब्रिटिश सरकार ने एक अन्य घोषणा अधिनियम पारित किया। इसके अनुसार यह सिद्ध किया गया कि उपनिवेशों में कानून बनाने का अधिकार ब्रिटिश पार्लियामेंट को है। छठे कारण के रूप में हम देखते हैं चार्ल्स टाउनशेंड की योजना। ग्रीनविले के पश्चात विलियम पिट इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर बना, परंतु उसका संचालन टाउनशेंड ही करता था। टाउनशेंड उस समय इंग्लैंड के वित्त मंत्री थे। वह उपनिवेशों से निश्चित आय प्राप्त करने हेतु कठोर कदम उठाने के पक्ष में था। उसके द्वारा बनाए कानूनों को टाउनशेंड योजना कहा जाता है। इस योजना के तहत उन्होंने 3 नियम लागू किए। पहला, क्वार्टरिंग एक्ट यानी आवासीय अधिनियम। इसके अनुसार ब्रिटिश सैनिकों एवं अधिकारियों की आवास व्यवस्था उपनिवेशों को करनी थी। दूसरा अधिनियम रंग, शीशा, कांच, कागज और चाय पर कर लागू किया गया।
यह कर ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा लागू किया जाता था। तीसरा, उपनिवेशों में ब्रिटिश वासियों पर मुकदमे केवल इंग्लैंड में ही चलाए जा सकेंगे। ये 3 कानून चार्ल्स टाउनशेंड ने लागू करवाए। जो 7वें कारण के रूप में हम देखते हैं बोस्टन हत्याकांड। अमेरिका में लागू किए जाने वाले करों का सर्वाधिक विरोध बोस्टन में हुआ। यहाँ शांति स्थापना के लिए ब्रिटिश सरकार ने सेना तैनात की। इन ब्रिटिश सैनिकों को रेड कोर्ट्स कहा जाता था। 5 मार्च 1770 को ब्रिटिश सैनिकों एवं बोस्टन वासियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। उसमें ब्रिटिश सैनिकों ने गोलियां चला दी, जिससे 5 व्यक्ति मारे गए। इस घटना को बोस्टन हत्याकांड कहा जाता है। अमेरिकी उपनिवेशों में यह घटना तेज़ी से फैली और अमेरिकन फ्रीडम स्ट्रगल हिस्ट्री में इसे नाटकीय ढंग से हत्याकांड की संज्ञा दी गई। 8वें कारण के रूप में हम देखते हैं बोस्टन टी पार्टी। 1770 से लेकर 1773 तक उपनिवेशों में आमतौर पर उनमें दूरी बनी रही। इस शांति का कारण नए प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा चाय के अतिरिक्त सभी वस्तुओं पर से कर रद्द कर देना था। चाय पर भी मामूली 3 पेंस प्रति पाउंड कर रखा गया। यह भी सिर्फ इसलिए रखा गया क्योंकि ब्रिटिश सरकार यह सिद्ध करना चाहती थी कि कर लगाने का अधिकार ब्रिटिश संसद को है। इंग्लैंड में चाय की आपूर्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की जाती थी, लेकिन इस समय इंग्लैंड में चाय के गोदाम भरे पड़े थे और चाय न बिकने पर ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया हो सकती थी। कंपनी को दिवालिया होने से बचाने के लिए पीएम लॉर्ड नॉर्थ ने 1773 में चाय अधिनियम पारित किया, जिसके अनुसार अमेरिका में चाय बेचने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। कंपनी ने चाय की कीमतें कम कर मामूली कर सहित उसे अमेरिका में बेचने को योजना बनाई। चाय से भरे हुए ब्रिटिश जहाज अमेरिका पहुंचने लगे। फिलाडेल्फिया एवं न्यूयॉर्क वासियों ने तो इन जहाज़ों को अपने यहाँ ठहरने नहीं दिया, लेकिन बोस्टन वासी इन्हें अपने यहाँ ठहरने से रोकने में असफल रहे। 16 दिसंबर 1773 की सर्द रात को सैमुअल एडम्स ने 50-60 स्वयंसेवकों के साथ मिलकर डॉर्टमाउथ जहाज़ पर चढ़कर 342 चाय की पेटियां अटलांटिक महासागर में फेंक दी। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है। बोस्टन टी पार्टी घटना के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार ने कठोर कदम उठाए। ब्रिटिश सरकार ने बोस्टन बंदरगाह को बंद कर दिया एवं यहाँ सभी व्यापारिक गतिविधियाँ समाप्त कर दी गई। मैसाचुसेट्स वासियों के अधिकारों का दमन किया गया। न्यायिक पद्धति में सुधार किए गए, जिसके तहत कठोर दंड प्रणाली अपनाई गई। ब्रिटिश अधिकारियों को अमेरिका में भवनों पर अधिकार करने के अधिकार दिए गए। 9वें कारण के रूप में हम देखते हैं अमेरिका के राष्ट्रवादी नेताओं का प्रभाव। राष्ट्रवादी नेताओं के प्रभाव में हम सबसे पहले देखते हैं टॉम पेन। इसने राइट ऑफ मैन एवं कॉमन सेंस नामक पुस्तकें लिखी। इसके अनुसार राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है। उसने राजा की ताज पोषित आवारा कहा। उसने कहा कि उपनिवेशों को अंतिम रूप से ब्रिटिश सरकार से अपने संबंध त्याग देने चाहिए। यह आश्चर्य की बात है कि एक महाद्वीप पर एक द्वीप का शासन है। दूसरे विद्वान हैं जेम्स ओटिस। यह बोस्टन का एक वकील था जिसने खोज वारंट अधिकार एवं स्टाम्प अधिकार का विरोध किया तथा प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। तीसरे राष्ट्रवादी हैं पैट्रिक हेनरी। यह वर्जीनिया का निवासी था। उसने स्टाम्प एक्ट का विरोध किया
तथा इस बात पर बल दिया कि उपनिवेशों में कर लागू करने का अधिकार केवल वहाँ की प्रतिनिधि सभाओं को है। चौथे अमेरिकी क्रांतिकारी थे सैमुअल एडम्स। यह मैसाचुसेट्स का निवासी था। इसने स्टाम्प एक्ट का विरोध किया तथा कहा था कि यदि हमारी स्वतंत्रता समाप्त हुई तो इतिहास और सभ्यता हमें यह सिखाएंगे कि जनसंख्या वृद्धि केवल गुलामों की संख्या में वृद्धि है। सैमुअल एडम्स ने बोस्टन टी पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एवं अप्रैल 1775 को लैंगिस्टन की घटना में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया एवं कई सभाओं में भाग लिया। जॉर्ज वाशिंगटन ने अमेरिका में राजनीतिक सभाओं में भाग लिया। 15 जून 1775 को उसे महाद्वीपीय सेना का जनरल नियुक्त किया गया तथा उसी के नेतृत्व में अमेरिकी सेना ने ब्रिटिश सेना के विरुद्ध संघर्ष किया। अमेरिका को विजय दिलाने में जॉर्ज वाशिंगटन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 30 अप्रैल 1789 को इसने अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। उपनिवेशों में स्वतंत्रता के लिए चेतना जगाने के लिए अखबारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 10वें कारण के रूप में देखते हैं फ्रांस एवं अन्य यूरोपीय देशों का सहयोग। सप्तवर्षीय युद्ध के पश्चात फ्रांस को अमेरिका एवं भारत में अपने उपनिवेश खोने पड़े। फ्रांस ने इंग्लैंड के विरुद्ध उपनिवेशों को सहयोग देने का वादा किया एवं स्पेन एवं इंग्लैंड के संबंध भी खराब थे। इंग्लैंड ने फ्लोरिडा, जिब्राल्टर, मोनारिका स्पेन से छीन लिए थे। हॉलैंड एवं इंग्लैंड के संबंध भी खराब थे क्योंकि इंग्लैंड के कारण हॉलैंड का व्यापार प्रभावित हुआ था। कई तटस्थ राज्य भी इंग्लैंड के खिलाफ थे क्योंकि इंग्लैंड इनके जहाज़ों की तलाशी लेता था। ये कई कारण थे जिनके कारण अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ था।